हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खासकर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिनके टर्म 1 के बोर्ड पेपर में इस यूनिट से सिर्फ MCQ क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। मैंने अपने पिछले 5 वीडियोस में चैप्टर 5 मनी और चैप्टर 6 बैंकिंग को ना सिर्फ वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है, बल्कि इन चैप्टर्स के एंड में दिए गए सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। इन वीडियोस के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने यूनिट 2 को कवर कर लिया है और आपको मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स अच्छी तरह आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि MCQ क्वेश्चंस में हमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए जाते हैं और हमें करेक्ट आंसर को चूज करना होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि दिए गए क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि कहीं ये कोई ट्रिक क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ऐसा फ्रेम करेगा कि भले ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो, पर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में उलझ जाएं और गलत ऑप्शन को मार्क कर दें। तो चलिए इन सभी बातों को ध्यान में रख के हम MCQ को सॉल्व करेंगे। इनमें मनी और बैंकिंग के क्वेश्चंस मिक्स एंड मैच होंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं पूछे जाएंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को म्यूट पे देख सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया है। आप अपने आंसर्स को नोट कर लें और फिर इस वीडियो को अनम्यूट करके देखें, जिससे आप अपने आंसर्स को मैच कर सकेंगे। ये मनी और बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड MCQs का पहला पार्ट है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से 50 और MCQs को कवर करेंगे। इन्हें मैं CBSE के सैंपल पेपर पैटर्न पे सेट करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, बार्टर सिस्टम लैक्स डैश। हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं: डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और ऑल द अबव। अब हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम के 4 ड्रॉबैक्स होते हैं: lack of double coincidence of mutual wants, lack of common measure of value, lack of standard of deferred payments and lack of store of value। अब यहां हमें 4 में से 3 ड्रॉबैक्स दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। अब हमने ये पढ़ा है कि मनी के 4 फंक्शंस होते हैं: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इनमें से पहले 2 फंक्शंस यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू मनी के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और बाकी 2 इसके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू में से हमें यहां मीडियम ऑफ एक्सचेंज दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। अब क्योंकि हमें यहां पे स्टोर ऑफ वैल्यू दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंक मनी। अब हम जानते हैं कि बैंक जो डिमांड डिपॉजिट के जरिए मनी क्रिएट करता है, उसे हम बैंक मनी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नियर मनी। अब हम जानते हैं कि नियर मनी वो मनी होता है जो 100% लिक्विड नहीं होता है। इससे हम गुड्स एंड सर्विसेज की डायरेक्ट परचेज भी नहीं कर सकते हैं, पर यह शॉर्ट टाइम में लिक्विड मनी में कन्वर्ट हो जाता है।
इसमें हम बैंक में किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स इत्यादि को इंक्लूड करते हैं। अब कॉइन्स, करेंसी और बैंक मनी यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स लिक्विड मनी होते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टाइम डिपॉजिट्स एट बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहां हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके लिए हमें इन चारों स्टेटमेंट्स को एक एक करके समझना पड़ेगा। अब पहली स्टेटमेंट है, मनी सप्लाई इंक्लूड्स कैश रिजर्व्स एट बैंक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम कैश रिजर्व्स विद बैंक्स को हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड करते हैं, ना कि मनी सप्लाई में। स्टेटमेंट 2 है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो वेरिएबल। अब ये भी गलत है, क्योंकि मनी सप्लाई फ्लो वेरिएबल नहीं बल्कि स्टॉक वेरिएबल होता है, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन है। और ऑप्शन डी है, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स ओनली करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। अब ये भी गलत है, क्योंकि हाई पावर्ड मनी में हम करेंसी हेल्ड विद पब्लिक के साथ कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स और डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक्स विद आरबीआई को भी इंक्लूड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 है, डैश इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब हम जानते हैं कि M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई सबसे ज्यादा लिक्विड मनी होता है और M4 सबसे कम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, M1। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाई पावर्ड मनी इज इंडिकेटेड बाय, और हमें ऑप्शंस दी गई हैं M1, M2, M3 और M0। तो ये सिंपल है, हम हाई पावर्ड मनी को M0 से इंडिकेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्रिएशन ऑफ डैश इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट्स यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स और एलआरआर के रेशियो के बेसिस पे होता है। अब इनिशियल डिपॉजिट से जो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट्स जनरेट होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं, और ये बेसिकली बैंक्स द्वारा मनी क्रिएशन होते हैं जो प्राइमरी डिपॉजिट्स के मल्टीपल्स में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिपॉजिट्स मेड बाय पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज आर कॉल्ड डैश। अब बैंक्स द्वारा मनी क्रिएशन में जो सबसे पहला डिपॉजिट होता है उसे पब्लिक अपने खुद के रिसोर्सेज से करती है, जिसे हम इनिशियल डिपॉजिट्स या फिर प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। इसी के बेसिस पे बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करता है जो इनिशियल डिपॉजिट्स के मल्टीपल्स में होता है, जिसे हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए, प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्वेश्चन 11 है, कमर्शियल बैंक्स कीप अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट्स एज रिजर्व्स to meet the cash requirements of their depositors. This small fraction is known as option A, CRR, option B, LRR, option C, SLR, option D, none of the above. अब इसका आंसर सिंपल है, बैंक्स जो डिपॉजिट्स का एक स्मॉल फ्रैक्शन कैश रिजर्व्स के रूप में रखते हैं टू मीट कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपॉजिटर्स, उसे हम LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब हमें संदीप गर्भ में यह बताया गया है कि LRR के दो कंपोनेंट्स होते हैं, CRR और SLR। अब असल में LRR का एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है जिसे हम वोल्ट कैश रेशियो या एक्सेस कैश रेशियो भी कहते हैं। ये वो कैश रिजर्व्स होते हैं जिन्हें बैंक्स वॉलंटरली रखते हैं अपने कस्टमर्स की डेली रिक्वायरमेंट के लिए। अब भले ही वो उनके द्वारा किए जाने वाला कैश विड्रॉल हो या चेक्स की इनकैशमेंट हो, ये वोल्ट कैश रिजर्व्स LRR का हिस्सा होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रहे, ये कैश रिजर्व्स CRR वाले कैश रिजर्व्स नहीं होते हैं जिन्हें बैंक्स को RBI के पास रखना होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक. दिस मिनिमम परसेंटेज इज नोन एज. अब कमर्शियल बैंक जो अपने डिपॉजिट सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास रिजर्व्स के रूप में रखते हैं, उन्हें हम कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर कहते हैं. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए सीआरआर. क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर्मूला. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डैश. अब ये सिंपल है. हम जानते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जो कि लीगल रिजर्व रेशियो का ही ऑल्टरनेट नेम होता है. क्वेश्चन 14 है हायर द वैल्यू ऑफ डैश लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर. अब हम जानते हैं कि टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स. अब ये इनिशियल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें पब्लिक अपने खुद के रिसोर्सेज से करती है. यानी कि इनिशियल डिपॉजिट्स वो बेस हैं जिससे बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, जिसे हम उसके द्वारा की गई मनी क्रिएशन कहते हैं. और ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स इनिशियल डिपॉजिट्स के जितने मल्टीपल्स में होते हैं उसे हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं. यानी कि हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि बैंक्स की मनी क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट्स पे डिपेंड करती है. जितने ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट्स होंगे उतना ज़्यादा बैंक मनी क्रिएट करेगा और उतनी ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी. और जितने कम इनिशियल डिपॉजिट्स होंगे उतना कम बैंक क्रेडिट क्रिएट करेगा और उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी. अब मैंने आपको बैंकिंग वाले वीडियो में ये समझाया था कि कैसे बैंक्स जो मनी क्रिएट करते हैं मनी मल्टीप्लायर के ज़रिए, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. उन लिमिटेशंस में से पहला पॉइंट होता है सीडीआर यानी कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो. अब इसका कंसेप्ट संदीप गर्ग में आपको नहीं मिलेगा, पर इसे एनसीईआरटी में कवर किया गया है. पब्लिक के पास जितनी करेंसी इन हैंड होती है डिवाइडेड बाय उन्होंने बैंक्स में कितने डिपॉजिट्स किए होते हैं, उसे हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो यानी कि सीडीआर कहते हैं. अब सीडीआर जितना ज़्यादा होगा उतना पब्लिक करेंसी इन हैंड को रखना प्रेफर करेगी इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिपॉजिट्स इन बैंक्स. अब जितना ज़्यादा पब्लिक कैश को अपने पास रखना प्रेफर करेगी उतने ही कम वो बैंक में डिपॉजिट्स करेगी. और जितने कम बैंक्स में डिपॉजिट्स होंगे उतना ही वो कम मनी क्रिएट कर सकेंगे और उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी. इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ सीडीआर लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर. अब हम ये भी जानते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एलआरआर. अब जितना ज़्यादा एलआरआर की वैल्यू होगी उतना कम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. और हमने संदीप गर्ग में ये भी पढ़ा है कि एलआरआर का ऑल्टरनेटिव नेम रिजर्व डिपॉजिट रेशियो यानी कि आरडीआर या फिर रिजर्व रेशियो यानी कि आरआर भी होता है. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन है. अब ऑप्शन ए और बी हमें ऑप्शन सी में मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेंट्रल बैंक. यानी कि हमें यहां पे बताना है कि दी गई 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक को लेकर ट्रू है. अब पहली स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक डील्स विद द जनरल पब्लिक. स्टेटमेंट नंबर 2 है सेंट्रल बैंक एम्स एट प्रॉफिट मेकिंग. थर्ड स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट. और फोर्थ स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट. अब इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शंस ए, बी और डी तीनों गलत है. सेंट्रल बैंक ना तो पब्लिक से डायरेक्टली डील करता है, ना ही वो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से काम करता है, और ना ही वो क्रेडिट क्रिएट करता है. ये तीनों फंक्शंस कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक के. अब सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल ज़रूर करता है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू.
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट द कमर्शियल बैंक्स। अब यहां हमें बताना है कि दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट कमर्शियल बैंक को लेके करेक्ट है। स्टेटमेंट ए है कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक की सुपरविजन के अंडर काम करते हैं। स्टेटमेंट बी है कमर्शियल बैंक्स डील विद द पब्लिक। अब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं। स्टेटमेंट सी है कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। अब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स अपने प्राइमरी फंक्शंस यानी कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को एडवांस करने के बेसिस पे मनी यानी कि क्रेडिट क्रिएट करते हैं। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ दिस इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब ये सिंपल है। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के 3 क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं जिससे वो डिसाइड करता है कि इकॉनमी के किस सेक्टर में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। ये 3 मेजर्स होते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी मॉरल सुएशन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब ये भी सिंपल है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव मेथड होता है ना कि क्वांटिटेटिव मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक विल। अब अगर सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो इनमें से कौन सी ऑप्शंस उसे करनी चाहिए। अब ऑप्शन ए है सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट। अब इसको करने से सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई पब्लिक और बैंक से पैसा लेगा जब वो इन्हें ये सिक्योरिटीज बेचेगा। इससे बैंक्स के रिजर्व्स कम होंगे और वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है रेजेस द रीपो रेट। अब इस ऑप्शन से कमर्शियल बैंक्स को जो लोन्स आरबीआई से मिलेंगे वो महंगे हो जाएंगे जिससे उनकी लेंडिंग रेट्स भी इंक्रीज होगी, जिससे पब्लिक को भी लोन्स महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। इससे कम पब्लिक उस लोन को लेगी और ओवरऑल इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी है रेजेस द सीआरआर। अब ये ऑप्शन भी गलत है। जब रिजर्व बैंक सीआरआर को रेस करेगा तो फिर कमर्शियल बैंक्स को उसके पास ज़्यादा कैश रिजर्व्स रखने पड़ेंगे जिससे उनके पास लोन देने के लिए कम रिजर्व्स बचेंगे। अब वो कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे और ओवरऑल इकॉनमी में मनी सप्लाई भी कम होगी। अब ऑप्शन सी है रिड्यूसेस द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योर्ड लोन्स। ऐसा करने से अब बैंक्स बोरोस को उनके द्वारा दी गई सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट ज्यादा लोन दे सकेंगे जिससे उनकी लोन देने की और क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और ओवरऑल इकॉनमी में मनी की सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक शुड। अब यहां हमें बताना है कि अगर सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम करनी है तो उसे क्या करना चाहिए। अब ऑप्शंस ए और डी दोनों ही गलत हैं। अगर सेंट्रल बैंक रिपो रेट को कम करता है तो वो कमर्शियल बैंक्स को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। इससे कमर्शियल बैंक्स के लेंडिंग रेट्स भी कम होंगे और वो आगे पब्लिक को भी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे सकेंगे जिससे ज़्यादा लोग लोन लेंगे और इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। इसी तरह सेंट्रल बैंक जब एसएलआर को कम करेगा तो अब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कम रिजर्व्स रखने पड़ेंगे लिक्विड एसेट्स के रूप में। वो अब ज़्यादा पैसा पब्लिक को लोन के रूप में दे सकेंगे। इससे भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी भी गलत है।
जब रिजर्व बैंक पब्लिक और बैंक से सिक्योरिटीज खरीदेगा तो उन्हें उसके बदले में पैसे देगा। इससे बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा जो वो लोन के रूप में आगे पब्लिक को दे सकेंगे। इससे वो और ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अब ऑप्शन बी यानी कि रेजिंग द सीआरआर करेक्ट ऑप्शन है। जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा तो बैंक्स को ज़्यादा पैसा कैश रिजर्व्स के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। वो अब कम लोन लोगों को दे सकेंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी भी कम होगी और ओवरऑल इकॉनमी में मनी सप्लाई भी रिड्यूस होगी। क्वेश्चन 21 है, द रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। अब ये सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। अब ये भी सिंपल है, बैंक रेट, सीआरआर और चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब फ्री मार्केट पॉलिसी नाम का आरबीआई के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई। अब हम जानते हैं कि बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन तीनों को आरबीआई डिसाइड करता है, पर पीएलआर जिसे हम प्राइम लेंडिंग रेट भी कहते हैं उसे कमर्शियल बैंक्स डिसाइड करते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब ये भी सिंपल है, क्रेडिट क्रिएशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज, ये सभी कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस होते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक के। ऑप्शन सी, नोट को इशू करना सेंट्रल बैंक का फंक्शन जरूर होता है, जिसे हम उसका बैंक ऑफ इशू फंक्शन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, इशूइंग ऑफ नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम वेयर इन। अब हम जानते हैं कि बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज फॉलोड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग करेंसी। अब हमने इस पॉइंट को सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को समझते वक्त पढ़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है करेंसी को इशू करने के लिए, जिसमें उसको 200 करोड़ के मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, जिसके अगेंस्ट वो जितनी मर्जी चाहे करेंसी इशू कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हैज लेड टू एमर्जेंस ऑफ ए कमोडिटी मार्केट, बी फाइनेंशियल मार्केट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। अब हम जानते हैं कि मनी के इंट्रोडक्शन के बाद से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हुए हैं, जहां पे फ्यूचर में मनी के रूप में पेमेंट करना पॉसिबल होता है। इसे हम डेफर्ड पेमेंट का कंसेप्ट कहते हैं। इससे बोरोइंग और लेंडिंग फंक्शंस पॉसिबल हुए हैं, जिनसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स इत्यादि एग्जिस्टेंस में आए हैं। यानी कि जब से मनी डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर में पेमेंट करने के स्टैंडर्ड बना है, तब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आए हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल मार्केट्स। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड A. checkable deposits, B. deposits which can be withdrawn on demand, C. fixed deposits for a period of time और D. both A and B। अब डिमांड डिपॉजिट्स के दो फीचर्स होते हैं, उन्हें उनका डिपॉजिटर चेक से विड्रॉ कर सकता है और दूसरा बैंक्स को ये डिपॉजिट्स उनके डिपॉजिटर को वापस करने पड़ते हैं जब भी वो इसे डिमांड करें। यानी कि ऑप्शंस ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ये दोनों ऑप्शंस ऑप्शन डी में कंबाइंड हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू ए. मनी सप्लाइड बाय आरबीआई ओनली, बी. टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री, सी. नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, डी. नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एज वेल एज कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक।
अब ये सिंपल क्वेश्चन है। हाई पावर्ड मनी में हम करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स दोनों को इंक्लूड करते हैं। इन रिजर्व्स के बेसिस पे बैंक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं जो मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, हाई पावर्ड मनी और मनी सप्लाई दोनों में ही सेम होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सप्लाइज मनी इन इंडिया? ए द आरबीआई, बी द कमर्शियल बैंक, सी द गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट 1 रुपए के नोट प्रिंट करती है और सभी डिनोमिनेशन के कॉइन्स को मिंट करती है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सभी डिनोमिनेशंस के नोट्स को प्रिंट करता है और कमर्शियल बैंक्स अपने प्राइमरी फंक्शंस के बेसिस पे मनी यानी कि डिपॉजिट्स को क्रिएट करते हैं। तो ये तीनों ही इंडिया में मनी क्रिएटिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ अ मनी इज ए फ्लो वेरिएबल, बी स्टॉक वेरिएबल, सी रियल फ्लो और डी नन ऑफ द अबव। अब ये भी सिंपल है। हम जानते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी यानी कि मनी सप्लाई को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसीलिए वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, स्टॉक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए फुल बॉडीड मनी, बी क्रेडिट मनी, सी फियाट मनी, डी फिड्यूशियरी मनी। अब ये भी सिंपल है। हमने चैप्टर 5 मनी में फियाट मनी के कंसेप्ट को समझा था। ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसे देश की गवर्नमेंट अपने फियाट यानी कि ऑर्डर से मनी माने, उसे मनी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, फियाट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडिया में 1 रुपए का नोट और सभी डिनोमिनेशंस के सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी? ऑप्शन ए, एनी गुड विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन बी, एनी गुड विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड at a fixed rate. Option C, any good which is acceptable by bank. Option D, any good which is commonly accepted as a medium of exchange. अब हम जानते हैं कि कोई भी कमोडिटी जो जनरली एक्सेप्टेबल हो और ये 4 फंक्शंस करती हो, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, उसे हम मनी कहते हैं। अब ऑप्शंस बी और सी मनी की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, इसीलिए आप इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए और डी दोनों मनी के फंक्शंस होते हैं, पर हमसे पूछा गया है कि मनी की सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन कौन सी होती है। तो फिर ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में लिया जाए, यानी कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फंक्शंस को फुलफिल करती हो, उसे हम मनी कह सकते हैं। इसीलिए हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मनी का प्राइमरी यानी कि मेन फंक्शन कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मनी के जो डेरिवेटिव यानी कि जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये प्राइमरी फंक्शंस में से ही डिराइव होते हैं। यानी कि मनी का पहले प्राइमरी फंक्शन आता है और फिर उसमें से सेकेंडरी फंक्शंस निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, एनी गुड विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहां आप एक बात को और भी समझें, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहां पर 2 ऑप्शंस करेक्ट हों, तो आपने उसमें से ये डिसाइड करना है कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगी, वो ही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4. Of this, M1 includes A, currency with public, B, currency with public plus demand deposits, C, currency with public plus demand deposits plus other deposits with RBI,
सी नन ऑफ द अबव। अब यहां हमें M1 का फॉर्मूला लिखना है जो हमें ऑप्शन सी से मिलेगा, क्योंकि M1 मनी सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक मनी इज दैट मनी विच इज ए प्रिंटेड बाय RBI, बी प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट, सी जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, डी नन ऑफ द अबव। अब हम जानते हैं कि बैंक्स जो अपने प्राइमरी फंक्शन से डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं उन्हें हम बैंक मनी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई? ए टाइम डिपॉजिट्स, बी ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, सी कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और डी नन ऑफ द अबव। अब हम जानते हैं कि ऑप्शन ए टाइम डिपॉजिट्स M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता है, इसे हम M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होते हैं, ये हाई पावर्ड मनी का हिस्सा होते हैं जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। अब हमें ऑप्शन बी में दिया गया है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, जो बेसिकली इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक में करता है। और हम ये भी जानते हैं कि M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड करते हैं जो कि पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में करती है, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज ए सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल, बी combined the acts of sale and purchase of an individual, C expanded the scope of sale and purchase, D option A and option C। अब बार्टर सिस्टम की मेन लिमिटेशन थी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जब तक दोनों पार्टीज के पास ऐसे गुड्स या सर्विसेज ना हो जो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, तब तक बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता था। यानी कि अगर एक व्यक्ति को बार्टर एक्सचेंज में कोई चीज़ बेचनी है तो उसे कंपलसरी दूसरी चीज़ खरीदनी भी पड़ेगी। अब अक्सर ऐसा नहीं होता है, मनी के इंट्रोडक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसने एक्ट ऑफ सेल और परचेज को अलग अलग कर दिया है। अब सेलर को अगर किसी चीज़ को बेचना है तो उसे कंपलसरी किसी दूसरी चीज़ को खरीदना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर बायर को कोई चीज़ खरीदनी है तो उसे कंपलसरी किसी चीज़ को बेचना नहीं पड़ेगा। दोनों बायर्स एंड सेलर्स अपने गुड्स मनी के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि मनी की इंट्रोडक्शन ने एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल को सेपरेट किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पर यहां पर ऑप्शन सी भी करेक्ट होगी, क्योंकि मनी की इंट्रोडक्शन ने बिजनेस एक्टिविटीज को कहीं ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। अब मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में हर व्यक्ति एक या दो गुड्स या सर्विसेज को ही प्रोड्यूस करता है, पर उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। मनी के इंट्रोडक्शन ने इकोनॉमी में अनगिनत गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और उनकी सेल एंड परचेज पॉसिबल की है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फीचर ऑफ अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? ए, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, सी, अ कॉमन यूनिट ऑफ मनी, डी, अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल होता है जब उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होती हैं, यानी कि पार्टी ए को जो चाहिए वो पार्टी बी के पास है और पार्टी बी को जो चाहिए वो पार्टी ए के पास है। इससे दोनों पार्टीज की म्यूचुअल वांट्स की साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ फुलफिलमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज because of the trust between the payer and the payee is called A, full bodied money, B, credit money, C, fiat money, D, fiduciary money।
अब वो मनी जो गवर्नमेंट के फियाट यानी कि ऑर्डर से मनी बनता है उसे हम फियाट मनी कहते हैं, पर जो मनी पेयर और पेई के बीच के ट्रस्ट की वजह से मनी कहलाता है उसे हम फिड्यूशरी मनी कहते हैं, जैसे कि चेक द्वारा की गई पेमेंट। इसे इसका रिसीवर तभी एक्सेप्ट करेगा गुड्स की पेमेंट के रूप में या फिर लोन के रीपेमेंट के रूप में, जब उसे इसे देने वाले पेयर पे ट्रस्ट हो। तो यहां करेक्ट चॉइस होगी ऑप्शन डी, फिड्यूशरी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड ए सेविंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सी करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डी ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जिन्हें उनका डिपॉजिटर चेक से विड्रॉ कर सकता है, और ये करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में ही पॉसिबल होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को उनका डिपॉजिटर कभी भी चेक से विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ए, नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, बी, क्रिएट्स क्रेडिट ऑन बेसिस ऑफ कैश रिजर्व्स, सी, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, डी बोथ बी एंड सी। अब हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं अपने यहाँ हुए डिपॉजिट्स और कैश रिजर्व्स के बेसिस पे, और साथ में वो पब्लिक से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑप्शंस बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं। ये दोनों ऑप्शंस हमें ऑप्शन डी में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री सेंट्रल बैंक होती है, ना कि कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर परफॉर्म्ड बाय ए, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, बी, द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी, नन ऑफ द अबव। अब ये सिंपल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है जब वो पब्लिक और कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है या उन्हें बेचता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब अगर इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा जाता कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, तो फिर हम इसका करेक्ट आंसर लिखते ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ खरीदता भी है और उन्हें बेचता भी है, पर क्योंकि हमसे यहाँ पूछा गया है कि ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन परफॉर्म करता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल वाली लाइन नहीं दी जाती तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज ए, फेडरल रिजर्व सिस्टम, बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी, बोथ ए एंड बी। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आंसर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बैटेड द आरबीआई ऑप्शन ए रेजेस एसएलआर एंड लोअर्स सीआरआर, ऑप्शन बी लोअर्स एसएलआर एंड रेजेस सीआरआर, ऑप्शन सी रेजेस बोथ सीआरआर एज वेल एज एसएलआर, डी, नन ऑफ द अबव। अब यहां हमसे पूछा गया है कि अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल में करनी है तो उसे दी गई ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए। अब इन्फ्लेशन तभी होती है एक इकॉनमी में जब वहां की मनी सप्लाई ज़्यादा हो। अब इसे कम करने के लिए आरबीआई को कमर्शियल बैंक से क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा। इसके लिए उसे दी गई ऑप्शंस में से ऑप्शन सी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जहां वो सीआरआर और एसएलआर दोनों को इंक्रीज करेगा। इससे कमर्शियल बैंक्स को अपने यहाँ हुए डिपॉजिट्स का ज़्यादा हिस्सा रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ेगा। अब उनके पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी और इकॉनमी में मनी की सप्लाई भी कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन काबू में आएगी। एक रेशियो को बढ़ाने से और दूसरे को कम करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसीलिए ऑप्शंस ए और बी दोनों गलत हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है टर्म डिपॉजिट्स आर दोस ए अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी इशूड, बी अगेंस्ट विच नो इंटरेस्ट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, सी विच आर पार्ट ऑफ M3 सप्लाई ऑफ मनी, डी बोथ ए एंड बी। अब हम जानते हैं टर्म डिपॉजिट्स, जिसे हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं, उन्हें उसका डिपॉजिटर चेक से विड्रॉ नहीं कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बैंक उसके डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देते हैं। अब ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स को हम M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, जहां हम M1 के सभी कंपोनेंट्स के साथ में टर्म डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है रिपो रेट ए जनरेट्स इंटरेस्ट इनकम, बी इज इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन, सी इज अ पॉलिसी रेट, डी ऑल ऑफ द अबव। अब हम जानते हैं कि रिपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन देता है। अब ऑब्वियसली ये आरबीआई के लिए इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है क्योंकि इसे इंक्रीज करने से कमर्शियल बैंक्स को मिलने वाला लोन महंगा हो जाता है, जिससे वो आगे पब्लिक को लोन महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। इससे कम लोग लोन लेते हैं, जिससे इकॉनमी में मनी सप्लाई कम होती है और इन्फ्लेशन पे काबू पाया जाता है। अब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। रिपो रेट सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रिसेशन इज टू बी कॉम्बैटेड देन ऑप्शन ए बैंक रेट्स नीड्स टू बी लोअर्ड, ऑप्शन बी CRR नीड्स टू बी लोअर्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी repo rate needs to be lowered and CRR needs to be erased। अब रिसेशन की सिचुएशन तभी आती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई को इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा, जिससे लोग और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएं। अब ऑप्शन ए करेक्ट है। बैंक रेट को कम करने से कमर्शियल बैंक्स को मिलने वाला लोन सस्ता हो जाएगा, जिससे वो आगे पब्लिक को लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। इससे ज़्यादा लोग लोन ले पाएंगे, जिन्हें वो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे स्पेंड करेंगे। इससे ओवरऑल इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और रिसेशन काबू में आएगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। जब CRR कम होगा तब बैंक ज़्यादा लोन पब्लिक को दे पाएंगे, इससे ज़्यादा पब्लिक लोन ले पाएगी, जिन्हें वो गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे स्पेंड करेगी। इससे इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और रिसेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। अब ये दोनों ऑप्शंस हमें ऑप्शन सी में दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है इन इंडिया ऑपरेटिव कैश रिजर्व्स आर नोन एज, ऑप्शन ए CRR, ऑप्शन बी SLR, ऑप्शन सी वोल्ट कैश, ऑप्शन बी नन ऑफ द अबव। अब ऑपरेटिव कैश रिजर्व्स वोल्ट कैश का ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं, जिसे बैंक्स मेंटेन करता है अपने कस्टमर्स की डेली कैश नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ, ऑप्शन ए बॉन्ड्स, ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल्स, ऑप्शन डी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स अपने यहाँ हुए डिपॉजिट से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट्स। क्वेश्चन 51 है विद एन इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन्स अनचेंज्ड, डी नन ऑफ द अबव। अब जब आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करता है तो अब बोरोअर को उसकी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट कम लोन मिलता है। इससे बैंक उसे अब कम लोन दे पाएंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और इकॉनमी में मनी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 52 है क्रेडिट कंट्रोल मीन्स, ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, बी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, सी एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, एंड डी नन ऑफ द अबव।
अब हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई का कंट्रोलर होता है, यानी कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को देखते हुए वो मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है और उसे डिक्रीज भी। इसे हम उसका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? ऑप्शन ए CRR, ऑप्शन बी SLR, ऑप्शन सी बैंक रेट, ऑप्शन डी मैनेज फ्लोटिंग। अब इनमें से ऑप्शंस ए, बी और सी क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑप्शन डी मैनेज फ्लोटिंग RBI का फंक्शन एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसमें उपयोग होता है, ना कि क्रेडिट कंट्रोल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट, ऑप्शन सी क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन डी कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट क्रिएशन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न रखते हैं। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई एम श्योर आज के डिस्कस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगे और आपने कई नई सारी चीज़ों को भी सीखा होगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे, जिसे मैं CBSE के सैम्पल पेपर पैटर्न के हिसाब से डेवलप करूँगा। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम मनी और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ और MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।